नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित जो रिवीजन श्रृंखला है उसका 10वां वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था उससे संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1857 के क्रांति या संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ध्यान दे, आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी। तो इस विद्रोह में सबसे ज्यादा जो सहयोग किया था वो थे ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों की बढ़ चढ़कर सहायता की थी। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सिमुलेट कीजिए। तो हमको दिख रहा है क्या 1857 की क्रांति के कुछ स्थल और उनसे जुड़े हुए कोई नेतृत्व करने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा झांसी, हमको पता है झांसी का जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आपको देखना है ए में 4 कहां लिखा है, तो 2 में, मतलब इस 2 का तो ये तो 2 हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या है, अब अगला क्या है लखनऊ। तो लखनऊ में हमको पता है बेगम हजरत महल, तो यहां से हो गया क्या, बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही देखिए कानपुर में कौन आ जाएंगे, तो अजीमुल्लाह खां आ जाएंगे और फैजाबाद में आ जाएंगे मौलवी अहमदुल्लाह आ जाएंगे। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। देखिएगा इसमें क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं वो देखते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल ऐसा कहा गया था क्योंकि जस्ट इससे पहले जो क्या था, हड़प नीति आई थी और हड़प नीति को यहां पर समाप्त करने की घोषणा की गई थी इस उद्घोषणा में। फिर लिखा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। जी हाँ, ये भी कहा गया था कि ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत क्या रहेगा, भारतीय क्षेत्र रहेगा। और फिर उसके बाद तीसरा जो लिखा हुआ है क्या है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक या व्यापार का नियमन करना। तो नियमन तो समाप्त हो गया, नियमन कब हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। तो यहां पर इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। एक तरफ लिखा हुआ है क्या, नेतृत्वकर्ता का नाम और दूसरी तरफ लिखा है स्थल का नाम। और ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है, जैसे बख्त खां कहां से थे, मौलवी अहमदुल्ला कहां से हैं, कुंवर सिंह कहां से हैं और नाना साहब कहां से हैं। ये इसका उत्तर आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्वेश्चन का नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है पहले से 1। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ संगठन है और संगठन के बाद उसके संस्थापक है। देखिए ये प्रश्न जो है मैंने टॉपिक में तो कवर नहीं कराया, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न इससे संबंधित उठाए हैं जो एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पूछा भी गया है क्वेश्चन यहाँ से। लैंड होल्डर सोसाइटी, तो अगर लैंड होल्डर सोसाइटी देखें तो पहला राजनीतिक संगठन है जो स्थापित किया जाता है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो ए का 4 होना चाहिए, तो ए में 4 आपको 2 जगह दिख रहा है। फिर देखिएगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो लंदन में किनके द्वारा हो रही है, तो विलियम एडम्स के द्वारा हो रही है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, बी का 3 चाहिए। तो बी का 3 कहां मिल रहा है आपको, यहीं पर मिल रहा है केवल। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मतलब अगला प्रश्न भी आपका किसमें है, उसी टॉपिक पे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा था, एक तरफ संस्था लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, संस्थापकों के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल और एसोसिएशन लिखा हुआ है, साथ में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर आपको पता हो तो ये किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले जी से संबंधित है। तो मुझे डी का ना 1 चाहिए, तो डी में 1 केवल 2 जगह दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। फिर मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, तो आप अगर नाम में अगर मोहम्मदन है तो कोई मोहम्मदन व्यक्ति ही क्या होंगे, इसके संस्थापक होंगे, मतलब कौन होंगे, सैयद अमीर अली होंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, सी में आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो सी में 4 कहां दिख रहा है, तो सी में 4 यहीं दिख रहा है बस, जहां पर 1 है। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्या लिखा हुआ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का आंसर हो जाएगा कौन, राधा कामदेव। और बॉम्बे एसोसिएशन में तो 3 लोग थे, बम्बई त्रिमूर्ति, फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न 2 लिखा हुआ है क्या, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें सही क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। मतलब बताना है कि कौन पहले आए थे। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की जो एकमात्र अधिवेशन है जहां पर उन्होंने अध्यक्षता की है वो है बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में। फिर जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने लाहौर अधिवेशन
की अध्यक्षता की थी, जो 29 में होता है, 1929 में। सरदार पटेल कराची अधिवेशन 1931। और फिर अगर बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो देखिए सबसे पहले कौन आना चाहिए, उस हिसाब से आप हमें इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ए, बी, सी, डी कौन सा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। तो क्या कारण था? ऑप्शन है मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, ठीक, ऐसा तो नहीं था क्योंकि 1907 की बात हो रही है। फिर अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी मतलब गरम जो दल वाले थे, में विश्वास का अभाव, तो यही था इस विभाजन का कारण। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन वी डी सावरकर के बारे में सही है? तो देखिएगा, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम था पहले मित्र मेला, फिर बाद में बना क्या, अभिनव भारत। फिर भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोहियों को एक क्या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सत्य है। तो 3 तो सत्य हो गए, 1 2 3। तो 1 2 3 एक साथ कहां पर है, इसी में, यही हो सकता है आंसर। और लास्ट भी देख लो कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते हुए जहाज से भी कूद पड़े थे, तो ये भी सत्य है। चारों के चारों कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 2 3 4 अर्थात ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्रांतिकारी और इससे संबंधित क्या है, कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा हुआ है, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमिलित कीजिए। तो जतिन दास उन क्रांतिकारियों में से हैं, शामिल हैं जिन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ किया था 1929 में, जिसके बाद भूख हड़ताल के चले लंबे अरसे के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मृत्यु होती है भूख हड़ताल से होती है। चंद्रशेखर आजाद जो है 1931 फरवरी महीने में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में होता है पुलिस मुठभेड़, वहां मारे जाते हैं। फिर उसके बाद भगत सिंह को होती है क्या, फांसी। और कल्पना दत्त जो IRA से जुड़ी हुई सदस्य रहती हैं, इनको क्या होती है, आजीवन कारावास होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको दिख ही रहा होगा कि ए में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो केवल यहीं पर दिख रहा है, ठीक। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्रांतिकारी संगठन मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, उनके संस्थापक। तो अगर नौजवान सभा की हम बात करें तो नौजवान सभा की जो स्थापना है वो किसने की है, भगत सिंह ने की है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही स्टार्ट करिएगा, जो सबसे ज्यादा आसान हो, जिसके बारे में आपको पता है, तुरंत वहां पर टिक करें। तो आप देखें डी का 4 कहां दिख रहा है, तो डी में 4 2 जगह दिख रहा है, मतलब 2 आंसर तो ये हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं, HSRA। इसको पढ़ते हो क्या आप, HRA। इसको क्या पढ़ते हो आप, HRA। और ये रिवोल्ट ग्रुप और कुछ नहीं है, ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को ही बोलते हैं, ठीक। तो देखिएगा इससे जुड़े जो व्यक्ति थे वो कौन थे, सूर्य सेन जी थे। तो ए का क्या होना चाहिए, 5। तो ए में देखो 5 कहां दिख रहा है, यही दिख रहा है लास्ट वाले में, ठीक है। मतलब 5 1 2 और 4, ठीक। बाकी भी मिला लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 5, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। तो डी का 4 हमने मिला लिया, ए का 5 मिला लिया। बी, तो बी में क्या लिखा है, HRA के संस्थापक कौन है, रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जुड़े रहते हैं, ठीक। अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो सेकंड मेंबर रहते हैं। और थर्ड आपको याद रखना है क्या, HSRA के मुख्य जो संस्थापक रहते हैं उसमें आपके चंद्रशेखर आजाद रहते हैं। तो इस प्रकार, और लाला लाजपत राय जो हैं किसी भी क्रांतिकारी संगठन से इस समय यहाँ पर जुड़े नहीं हैं, इनमें से किसी में नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी होगा, अर्थात 5 1 2 4। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों? तो इसमें देखना है आपको, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ये तो बिल्कुल सही है। फिर गांधी जी के हाथ में आ गया था, नहीं, गांधी जी के हाथ में नहीं आया था। हिंदू मुस्लिम एकता संयुक्त आरंभ हुआ तो था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो पहले ही होगा, क्योंकि स्वशासन या स्वराज की जो अवधारणा थी यहीं पर सबसे पहले सामने आती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है एनी बेसेंट जी से लेकर क्या प्रश्न पूछा गया है, होम रूल
आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी? बिल्कुल उत्तरदायी थी। इन्होंने किनका सहयोग किया था? तिलक जी का सहयोग किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? जी नहीं, ये इस संस्था की संस्थापिका नहीं थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता बनी थी? बिल्कुल 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनते हैं, सॉरी ये पहली महिला अध्यक्ष बनती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 और 3 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले। तो गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर किसान और आदिवासी आंदोलन, आजाद हिंद फौज और भारत का विभाजन, साथ ही देखेंगे रियासतों का विलीनीकरण। तो देखिएगा पहला टॉपिक क्या है? गांधीवादी आंदोलन में हम गांधी जी का आगमन देख रहे हैं। तो गांधी जी जब आते हैं भारत में तो उस समय डेट क्या रहता है वो याद रखिएगा, तो 9 जनवरी 1915। ठीक, अब इस दिन जब ये आते हैं उस समय भारत में वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा होता है, और गांधी जी का जो पहला सार्वजनिक उपस्थिति होता है वो बनारस विश्वविद्यालय में होता है, उसके इनॉग्रेशन में, ये 1916 में। ठीक, अब इस दौरान क्या है? 3 जो है घटनाओं से इनका नाम जुड़ता है। तो सबसे पहला होता है चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, और फिर उसके बाद क्या होता है? खेड़ा किसान आंदोलन। चंपारण भी किसान आंदोलन है जो कहां पर है? बिहार में। यहां पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर यहां पहुंचेंगे। मिल मजदूर आंदोलन, तो यहां पर प्लेग बोनस दिलवाने के लिए इन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग भारत में कहां होता है? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में होता है। खेड़ा यहां पर कर लिया जाता है अकाल की स्थिति में भी, तो यहां पर गांधी जी द्वारा नारा दिया जाता है कर मत दो का नारा। अगला देखिएगा गांधी जी से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। तो एक है रोलेक्ट एक्ट 1919 में, फिर जलियांवाला बाग आएगा कब? 13 अप्रैल 1919 में होगा। फिर देखते हैं खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1924 तक चलेगा। फिर भारत में असहयोग आंदोलन। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। काला कानून कहकर इसकी क्या की गई? आलोचना की गई। ठीक है, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया जाए? रोका जाए। इसलिए ब्रिटिशों ने क्या किया था? इस अधिनियम को बनाया था। जलियांवाला बाग, इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था? पंजाब के 2 शीर्ष जो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बैसाखी के दिन जब वहां अमृतसर में मेले का आयोजन किया जाता है तो बिना लोगों को पूर्व सूचना दिए ही जनरल आर डायर ने इन सब पर गोली चलवा दी थी। इसी कारण इस घटना को क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी समितियों के निर्माण किया था जिससे इस घटना की जांच की जा सके। अंग्रेजों के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था हंटर कमेटी, जबकि कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में तटीय समिति, या उसका आप नाम याद रखें मदन मोहन मालवीय समिति या तहकीकात समिति, उसकी स्थापना की थी। तो वो जानने योग्य है, एक बार जरूर पढ़िएगा इसे। खिलाफत आंदोलन, तो ये तुर्क के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए प्रारंभ किया गया। ये धार्मिक आंदोलन था और पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा चालू किया गया था या जारी किया गया था। भारत में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है और भारत के लोगों ने क्या किया है? कौन सा आंदोलन चलाया है? तो खिलाफत आंदोलन। आगे चलकर क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी किससे जोड़ देंगे? असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ देंगे। तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन में जो नारा दिया जाता है जब चालू किया जाता है, तो इसमें आप नारा पढ़ेंगे क्या? 1 वर्ष में स्वराज। स्वराज, और ये डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त को ये चालू होता है, 1 अगस्त 1920 को ये चालू होगा और 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त, वापस ले लिया जाएगा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि बीच में 5 फरवरी को चौरा चौरी में घटना हो गई जहां लोगों के द्वारा पुलिसकर्मियों को जेल में बंद कर उन्हें आग लगा दिया गया है। इस दौरान याद रखना है कि इस समय रचनात्मक कार्य हुए और बहिष्कार कार्य हुए। तो बहिष्कार कार्य में विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं, है ना, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, सबका बहिष्कार किया गया। इवन उपाधियों का भी बहिष्कार किया गया। इस समय गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी और जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि त्यागी थी। तो ये पूरा याद रखेगा। और यहां पर याद रखना है कि इसने उपाधि त्यागी थी अपनी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो गुरुदेव ने। तो गुरुदेव कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो उपाधि मिली थी नाइट की उपाधि, उसको इन्होंने त्याग कर दिया था। फिर इस घटना के बाद क्या होगा? स्वराज पार्टी की स्थापना होगी जनवरी 1923 में। अब देखो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो आज इसे 100 साल हो चुके हैं इस पार्टी को स्थापित हुए। तो हो सकता है आगे चलकर यहां से क्या बने? एक प्रश्न बने। तो इसकी जो स्थापना है इलाहाबाद में आनंद भवन में करते हैं। कौन करते हैं? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। नाम रखा जाता है पहला क्या? अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत पार्टी। बाद में इसका नाम क्या कर दिया जाएगा? स्वराज पार्टी कहा किया जाएगा गांधी जी के बातचीत करने के बाद। तो इतना ही याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत में वामपंथ। तो भारत में वामपंथ जो है 2 बार आपको पढ़ना है।
भारत में वामपंथ। तो वामपंथ जो है एक तो हिंसक होंगे और दूसरे क्या होंगे, अहिंसक। तो हिंसक वाले जो रहेंगे उनको आप कहेंगे क्या, साम्यवादी। क्या बोलेंगे, साम्यवाद। और जो अहिंसक रहेंगे उसको बोला जाएगा क्या, समाजवादी या समाजवाद। ठीक, पढ़ेंगे आगे। तो यहां पर अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, वामपंथ के अंतर्गत हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले वो कौन रहेंगे, साम्यवादी रहेंगे। तो भारत में, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1920 में ताशकंद में किसने किया था, एम एन रॉय ने किया था, जिनको मानवेंद्रनाथ भट्टाचार्य भी बोला जाता है। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग के साथ सबसे पहले सत्यभक्त ने कानपुर में क्या किया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में की। अगर सबसे पहले कहा जाए तो 1920 याद रखेगा, और भारत में कहा जाए तो 1924 में कहा, कानपुर में सत्यभक्त ने। फिर इनके द्वारा 3 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है इनसे जुड़े हुए सदस्यों के द्वारा। तो पेशावर याद रखेगा 22 से 23, 22 याद रखें, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। कानपुर 24 में होगा। तो नलिनी सेन या नलिनी गुप्ता और अवनी मुखर्जी, ये दोनों के नाम आप याद रखेगा, इनको पूछा जा सकता है। वही मेरठ षड्यंत्र केस 29 में होगा, 4 साल तक चलेगा, जिसमें 3 यूरोपीय भी शामिल होंगे। अब सोचिए, यूरोपीय लोग भारत को आजाद कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन कौन, फिलिप स्प्रेट, वैन ब्रेडल और लेस्टर हैचिसन, ये 3 लोग शामिल होते हैं। आगे देखिए, अगर इनके द्वारा, मतलब जो भी साम्यवादियों से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया। जैसे एक पत्रिका है, कौन सा, नवयुग, मुजफ्फर अहमद, कहां, बंगाल से, और ये बंगाली भाषा में था। सोशलिस्ट, ये तो कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक, श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा क्या किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया बंबई में। और फिर उसके बाद इनकलाब, गुलाम हुसैन, कहां से, लाहौर से इसका प्रकाशन होता है। तो ये पेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर आप क्या करें, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा आपके। अगला जो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जो घोषणा है 8 नवंबर 1927 में होगी। अब ये जो कमीशन था, ये आने वाला था भारत किस लिए, कि 1919 के निरीक्षण, मतलब अधिनियम का निरीक्षण कर सके। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इसमें जितने भी लोग थे वो सबके सब क्या थे, यूरोपीय थे। इसी कारण इसे क्या कहा गया, श्वेत कमीशन या व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना गया। ठीक, कार्य क्या था, 1919 के अधिनियम का क्या करना, निरीक्षण करना, कि भारत जो है, जब भारतीय जो है किस हद तक जो है काबिल हुए प्रशासनिक कार्य करने के लिए। ठीक, अब इसका विरोध होगा। विरोध होने के दौरान ही क्या होगा, भारत में सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना, मतलब सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और 3 सर्वदलीय सम्मेलन होते हैं, ये याद रखेगा। कितने सर्वदलीय सम्मेलन, 3। तो एक बार फरवरी में, एक बार मई में, और एक बार कहां, कब, अगस्त में। तो दिल्ली, बंबई और लखनऊ, ये याद रखें। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं M.A. अंसारी। M.A. अंसारी आप याद रखें, M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक, और फिर इसके अध्यक्ष बनेंगे M.A. अंसारी, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लास्ट में बीच यहां पर नेहरू समिति का निर्माण होगा, और कुछ ही महीनों में यहां पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब भारतीयों के द्वारा पहला प्रयास रहेगा जहां पर क्या किया जाएगा, जहां पर क्या किया जाता है, संविधान का निर्माण प्रयास किया जाता है, मतलब संविधान निर्माण का प्रयास किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि फरवरी में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो M.A. अंसारी ने। अगर मान लो मई में पूछता तो मोतीलाल नेहरू, और फिर पूछता लखनऊ में किसने किया है या अगस्त में किसने किया है, तो फिर से आता क्या आंसर आपका, मुख्तार अहमद अंसारी या M.A. अंसारी। आगे देखिएगा नेहरू समिति। तो नेहरू समिति में नेहरू जी क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर सचिव जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है 28 अगस्त 1928 को, कहां, लखनऊ में, तीसरे सर्वदलीय सम्मेलन में। अब यहाँ पर क्या होता है, पृथक निर्वाचन समाप्त करो, फिर भाषा के आधार पर राज्यों को गठन हो, वयस्क मताधिकार लागू हो, भारत को तत्कालिक रूप से औपनिवेशिक अर्थात डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए, कुछ मौलिक अधिकारों की बात होती है, मानवाधिकारों की बात होती है, बहुत सारा कुछ चर्चा रहती है जो एकदम इंपॉर्टेंट थे, मैंने वहां पर मेंशन कर दिए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। आगे देखिएगा लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। लक्ष्य घोषित किया जाता है यहाँ पर कांग्रेस का इस समय पूर्ण स्वराज। अब देखो, एक साल जस्ट पहले क्या हुआ था, अधिराज्य मांगा जा रहा था, अब क्या मांगा जा रहा है, पूर्ण स्वराज। ठीक, और गांधी जी को बोला जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, 11 सूत्री मांग रखते हैं जनवरी में, लेकिन वायसराय इरविन क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि गांधी जी इस घटना के बाद बोलते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, पत्थर मिला।
फिर चालू हो गया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घोषणा है, मतलब घोषणा होती है, देखो दांडी यात्रा कब होगा, 5 मार्च 1930 को। देखो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी को प्रारंभ करना था, वो एक ही साथ तो प्रारंभ नहीं हो सकता था, लोगों को जागरूक करना था आंदोलन के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना एक यात्रा की जाए, और यात्रा के माध्यम से ये क्या करना चाहते थे, एक ब्रिटिश कानून को तोड़ना चाहते थे, और वो ब्रिटिश कानून था नमक पर बना हुआ कानून। तो ये निर्णय लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, यात्रा करूंगा, दांडी यात्रा। तो 12 मार्च से ये यात्रा शुरू होगी और इसका अंत होगा 5 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल को ये कहां पहुंचेंगे, दांडी पहुंचेंगे, ठीक। और दांडी पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ेंगे, और इसी के साथ ही दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान 2-3 जगह घटना है, जैसे पेशावर घटना के नाम से आप पढ़ते हो, खान अब्दुल गफ्फार खां, यहाँ पर इनकी जो बनाई हुई संस्था होती है खुदाई खिदमतगार, इनके द्वारा लाल कपड़ा पहनकर, ठीक है, क्या किया जा रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको रोकने के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल सेना को भेज दिया कि जाओ भाई इनको गोली मार दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन पर गोली चलाने से जो गढ़वाल सेना होती है मना कर देती है। इसी कारण गढ़वाल सेना को क्या कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल भी कर दिया जाता है और उन्हें लंबी सजाएं भी देते हैं। तो इस घटना के दौरान आप क्या देखते हैं कि पूरे जगह में पेशावर दिवस मनाया जाता है। फिर धरासना, यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल गांधी और अली इमाम साहब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग घायल होंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा था। इस दौरान जो है वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार हैं, उन्होंने इस घटना की पूरी रिपोर्टिंग की और उनके द्वारा कथन कहा गया कि इससे बुरी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा जब आंदोलन यहां पर चल रहा था तो ब्रिटेन में हो गया था क्या, एक गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने के कारण भारतीय सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा कि ये आंदोलन को समाप्त किया जाए और भारतीयों को कहां बुलाया जाए, खासकर मुख्यतः किसको, कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाए। तो यहां पर होगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, जिसके मध्यस्थ कौन रहेंगे, टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। फिर कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन में क्या कहा जाएगा कि हम इस गांधी इरविन समझौते को मान्यता देते हैं, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएगा। ये पूरी की पूरी क्या है, जानकारी यहां पर दी जाएगी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सरदार पटेल। फिर देखिएगा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि आपको पता है जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं गांधी जी तो क्या हो जाता है, गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंबेडकर जी हैं वो बोलते हैं कि दलित वर्ग के लिए भी अब पृथक निर्वाचन जारी करने का समय आ गया है। तो गांधी जी बोलते हैं वो तो हिंदू का अभिन्न अंग है, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसी वाद विवाद पर क्या हो जाता है, ये आंदोलन क्या हो जाता है, मतलब ये जो सम्मेलन है वो असफल घोषित कर दिया जाता है। और गांधी जी आएंगे, फिर से क्या करेंगे, आंदोलन की शुरुआत करेंगे 1 जनवरी 32 को, और क्या कर लिए जाएंगे, गांधी जी 4 तारीख को गिरफ्तार करके वापस से जेल भेज दिए जाएंगे। फिर क्योंकि ये बात समझ गए थे कौन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड, तो वो क्या करेंगे कि दलितों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की घोषणा कर देंगे, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये कब पेश होगा, तो 16 अगस्त 1932 को पेश होगा। इसके तहत क्या होगा, कुल 71 सीटों पर आरक्षण दे दिया जाएगा पृथक निर्वाचन में, किनको, दलित वर्ग को। तो गांधी जी क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद अनशन चालू कर देंगे कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो यहां पर क्या होगा कि 20 सितंबर से 24 सितंबर तक गांधी जी का अनशन चलेगा, और शीर्ष नेताओं के द्वारा क्या किया जाएगा, गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता कराया जाएगा। इसी समझौते को पुनः समझौता भी बोलते हैं, गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं, जिसमें गांधी अंबेडकर समझौते में क्या मिलेगा, फिर दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनके लिए 148 सीटें आरक्षित की जाती हैं, ठीक। तो याद रखिएगा गांधी जी की ओर से इस समझौते में मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक। फिर अब है समाजवादी पार्टी। तो याद होगा थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि भारत में वामपंथ आएगा, वामपंथ। तो एक हिंसक, तो हिंसक वाले को हमने क्या नाम दिया, साम्यवादी, और जो अहिंसक रहेंगे, ठीक, वो कौन, क्या कहलाएंगे, समाजवादी कहलाएंगे। तो अब देखो भारत में 1924 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना होगी। अब इसके जो संस्थापक होंगे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन, साथ में मीनू मसानी। तो मुख्य रूप से 2 ही नाम आपको याद रखने हैं, इतने सारे नाम नहीं, केवल 2, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव, ये 2 लोग का नाम याद रखेगा। अब देखिएगा 1934 में ही इनका क्या होता है, पहला
अधिवेशन होगा बंबई में, और बंबई में जब अधिवेशन होता है तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? आचार्य नरेंद्र देव बनेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस। इस दौरान जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर त्रिपुरी अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, इसके भी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अध्यक्ष पद और कार्यकारी समिति को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य क्या होता है? मतभेद होता है, और सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, और शेष कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर है रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? अबुल कलाम आजाद होंगे। मार्च 1940 में ये अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या ब्रिटिश सरकार से बोला जाता है कि शीघ्र ही हमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करके दे दी जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे? बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक इसी समय मुस्लिम लीग क्या कर रहे हैं? लाहौर अधिवेशन को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष है कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या किया जाएगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये याद रखेगा। अगला देखिएगा नील नीतिको प्रस्ताव, तो ये अगस्त में आएगा। लॉर्ड नील नीतिको के द्वारा, जो भारत के क्या है? वायसराय हैं, इन्होंने कहा कि भारत को शीघ्र ही हम डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे, आप किसी प्रकार का आंदोलन ना करें। और तो और भारत की आजादी के बाद, मतलब जब हम विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद क्या किया जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और भी बहुत कुछ। ठीक, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब जो लक्ष्य है हमारा वो क्या है? पूर्ण स्वराज, डोमिनेंट स्टेट नहीं, अधिराज्य नहीं। 1940 से 41 तक एक और घटना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय विश्व युद्ध से स्वयं को अलग करने के लिए क्या किया था? इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें गांधी जी के कुछ सत्याग्रही थे जो खुले मंच पर आकर क्या करते? इंडिविजुअली भाषण देते। इसी कारण इसको क्या बोला गया है? व्यक्तिगत। तो पहले व्यक्तिगत जो है सत्याग्रही रहते हैं कौन? आचार्य विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, फिर उसके बाद आते हैं ब्रह्मदत्त जी। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो होता है, भारत जो है वो भारत तक जापानी सेना पहुंचने वाली है। या तो ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया में ब्रिटिश जो है हार की ओर जा रही है, क्योंकि जापानी सेना की शक्ति क्या है? बढ़ती चली जा रही है। तो भारत से मदद प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते हैं कौन? रूजवेल्ट। कहां के प्रेसिडेंट? यूएसए के। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन? इवार। चाइना के राष्ट्रपति कौन? चांग काई शेक। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से, मतलब भारतीयों से मदद प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर क्या किया? दबाव बनाया। और फिर विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। ये क्रिप्स मिशन क्या करता है? बड़े बड़े नेताओं से बात करेगा, जैसे उदारवादी में टीबू सप्रू से बात करेगा। टीबी सप्रू है ना ये। ठीक, फिर लीग मतलब कौन? मुस्लिम लीग, तो मोहम्मद अली जिन्ना। सिख से बलदेव सिंह, दलित से भीमराव अम्बेडकर जी प्रावधान पेश करते हैं कि भैया आपको वापस क्या बना दिया जाएगा? डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल में रहना ना रहना आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और आपके संविधान को ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? मान्यता करेगी। ठीक, कुछ ऐसा तत्व रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या कि इसे भी क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकार कर दिया जाएगा। ना तो कांग्रेस स्वीकार करेगा, ना तो मुस्लिम लीग स्वीकार करेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब भारतीयों के पास कोई रास्ता ही नहीं है, किसी न किसी प्रकार क्या करना है? ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, क्योंकि अब जो है जापान जो है भारत के क्षेत्रों में बमबारी करना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत किसके अधिकार में है? ब्रिटिश। और जापानी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? ब्रिटिशों के विरुद्ध। ठीक, तो यहां पर क्या है? गांधी जी अपना प्रस्ताव पेश करते हैं, वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव रहता है उसका नाम रहता है क्या? भारत छोड़ो। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखो कहां पर होता है? तो बैठक कहां पर होती है? बंबई में, याद रखना ना। वहां पर तो वार्ता हुई, और उस वार्ता के बाद यहाँ पर बैठक होती है 7 अगस्त 1942 को। और 8 तारीख से क्या चालू हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मीटिंग कहां पर होती है? तो ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। इसी मैदान को ना अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी भाषण देंगे, और इस उग्र भाषण के बाद क्या होगा? पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चालू होगा। और अंग्रेजों के द्वारा भी ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी क्रांतिकारियों को 24 घंटे के अंदर क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जो आंदोलन है नेतृत्वहीन रहेगा। सबसे बड़ी खासियत इसकी नेतृत्व जो है किसी ने नहीं किया। ठीक,
फिर देखिएगा समानांतर सरकार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो देखिए बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे ने सबसे कम समय तक ये समानांतर सरकार स्थापित हुआ। सतारा कहां, महाराष्ट्र में, नाना पाटिल और वाईवी चौहान सबसे लंबे समय तक ये क्या रहा आपका समानांतर सरकार स्थापित रहा। तामलुक मिदनापुर बंगाल में लक्ष्मण सामंत और सतीश सामंत, इसको जातीय सरकार भी बोला गया। फिर उसके बाद देखें तलचर उड़ीसा, ठीक, यहाँ मोहन प्रधान और लक्ष्मण नायक, इनके द्वारा क्या किया गया था, समानांतर सरकार की स्थापना की गई। अब देखिएगा आपको क्रम से याद रखना है, सिराज गोपालाचारी 44 में आया, 1944 में। देसाई लियाकत वार्ता कब आया, तो 1945 में आया। फिर वेवेल योजना आया, तो वेवेल ने देखा कि भारत में जिस प्रकार का गतिरोध है, ठीक, उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की, और उस योजना पर वार्ता के लिए इन्होंने क्या किया, क्या घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, शिमला में बात करेंगे। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें क्या क्या बात होता है कि वायसराय और सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वायसराय के परिषद में, वो पूरे पूरे भारतीय होंगे, और भारतीय जो होंगे उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, और युद्ध के बाद संविधान निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे कुछ प्रावधान रहते हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए क्या होता है, शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है तो कांग्रेस की साइड से जाते हैं कौन, मौलाना आजाद जाएंगे, और मुस्लिम लीग से आते हैं कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि जितने भी मुसलमान जाएंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग से होंगे, क्योंकि मुसलमानों का सही प्रतिनिधित्व अगर कोई संस्था करती है भारत में तो वो है मुस्लिम लीग। इसी बात पर विवाद होता है, और ये जो वेवेल योजना है वो भी क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर बात करें आजाद हिंद फौज की, तो आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक है कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस है, इसकी जो स्थापना है, ठीक, 1942 में ही हुई है। किनके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आगे चलकर जो इसका कमान है रास बिहारी बोस के हाथों में आएगा, और बोस इसका जो कमान है वो किसको दे देंगे, सुभाष चंद्र बोस को दे देंगे। तो यहाँ देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। इंपॉर्टेंट है कहां, तो वहां के सिनेमा हॉल में। अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो एच.सी. चैटर्जी वित्त मंत्री बनते हैं, एम.ए. अय्यर क्या बनते हैं, प्रचार मंत्री, लक्ष्मी स्वामीनाथन बनती है क्या, महिला विभाग की प्रमुख। अब देखिए कुछ कुछ ब्रिगेडों की स्थापना होती है, जैसे नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। इसके अलावा मौलाना आजाद ब्रिगेड। तो 4 ब्रिगेड की स्थापना होती है, नेहरू, सुभाष, गांधी और मौलाना आजाद ब्रिगेड। वही जो महिला ब्रिगेड का नाम रहता है वो क्या नाम रहता है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, इस प्रकार का नाम रहेगा। तो देखिएगा 6 जुलाई 1944 को रंगून से एक रेडियो प्रसारण करेंगे गांधी जी के नाम, कि गांधी जी हम इस युद्ध में आ रहे हैं और आपका क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। इस प्रकार का क्या करेंगे, गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या करेंगे, एक न्यूज प्रसारण में रहेंगे। फिर देखिएगा ब्रिटिश सरकार इनको पकड़ लेगी, रंगून पर अधिकार कर लेगी, और जितने भी क्रांतिकारी रहेंगे इस सदस्य से, मतलब इस संस्था से जुड़े हुए, उनको गिरफ्तार कर उन पर क्या चलाएगी, मुकदमा चलाएगी। तो मुकदमा होगा 5 से 11 नवंबर 1945 को। कहां पर होगा, तो दिल्ली के लाल किले पर। कौन कौन रहेंगे अभियुक्त, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज। ठीक, बचाव पक्ष में एक वकील का पूरा दल रेडी होगा, और इसके जो नेतृत्व होगा वो भूला भाई देसाई के हाथों में रहेगा। और इनके सहयोगी कौन कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 25 साल बाद वापस से वकालत चालू की थी इस घटना के लिए। अरुणा आसिफ अली, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू। ठीक, तो इस प्रकार जो है पूरे देश में इनका क्या होता है, समर्थन मिलता है इन क्रांतिकारियों को, मतलब इन सैनिकों को। तो वेवेल जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, इनके मृत्युदंड को माफ कर देते हैं। इस प्रकार 11 तारीख को ये पूरा समाप्त होता है मुकदमा, और 12 तारीख को पूरे भारत में मनाया जाता है क्या, आजाद हिंद दिवस। अगला है नौसेना विद्रोह। कब होता है वो बस याद रखिएगा, फरवरी 1946 को होता है। कौन करते हैं नेतृत्व, एमएस खान करते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं। कैबिनेट मिशन, तो 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो एटली रहते हैं वो घोषणा कर देते हैं कि भारत में जो स्थिति चल रही है उसके लिए क्या भेजना पड़ेगा, एक मिशन भेजना पड़ेगा। और वो क्या, 3 सदस्यीय मिशन की घोषणा करते हैं, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल होते हैं। अब देखिएगा ये मिशन आएगी, शीर्ष व्यक्तियों से बातचीत करेगी, बातचीत करने के बाद अपने प्रावधान प्रस्तुत करेगी। तो कुछ कुछ प्रमुख प्रावधान, पाकिस्तान नहीं बनेगा बोल देते हैं सीधा सीधा, भारत को संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक, और 3 भाग रहेंगे, किसके, प्रांतों का 3 ग्रुप बनेगा। तो देखो मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बंगाल, कुछ ऐसा। ठीक, तो असम बंगाल तो एक बन गया, पंजाब सिंध उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो ये पूरे 5 हो गए,
ये 2 और ये 3, और बाकी जितने भी 6 प्रांत आ रहे हैं वो बीच में रहेंगे इस प्रकार। और ये बोला गया कि संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का, जिसमें 389 सदस्य होंगे। ब्रिटिश प्रांतों से उसमें चुने जाएंगे कितने, 292, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देसी रियासतों से कितने लोग आएंगे, 93 लोग आएंगे। यह भी प्रावधान था, बहुत सारा प्रावधान था कि अगर कोई छोड़ना चाहे तो 5 साल बाद छोड़ सकता है, स्वयं के संविधान में 10 साल बाद परिवर्तन कर सकता है, त्रिस्तरीय संविधान रहेगा, काफी कुछ है। अब कैबिनेट मिशन जो है 2 कार्य के लिए आता है, एक तो संविधान सभा का गठन करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन कराना। तो अंतरिम सरकार का गठन होगा सितंबर 1946 में। तो देखो घोषणा कर देंगे कौन, वेवेल घोषणा कर देंगे 1 अगस्त 1946 को घोषणा कर देंगे अंतरिम सरकार का गठन होगा। और फाइनली क्या होगा, 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्य ने क्या कर दिया, अंतरिम सरकार का गठन किया। किसके नेतृत्व में, तो जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है, ये डेट पूछा है एक बार, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग को ना तो प्रत्यक्ष बहुमत कहां मिल रहा था, अंतरिम सरकार में, ना ही संविधान सभा में, इसलिए इन्होंने कार्यवाही की। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया कब से, 16 अगस्त 1946 से। बोला कि हम तो लड़कर लेंगे पाकिस्तान। फिर आगे देखते हैं, एटली की घोषणा की 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और ये घोषणा करने के बाद ये क्या करते हैं, माउंटबेटन को भेजते हैं। माउंटबेटन आते हैं, शीर्ष नेताओं से बात करेंगे और बात करने के बाद क्या करेंगे, एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिसको बोला जाएगा 3 जून प्लान। तो सबसे पहले स्वीकार करने वाले होते हैं जवाहरलाल नेहरू की। अभी की स्थिति में ऐसा है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये याद रखेगा। यहाँ पर 3 जून प्लान, जिसको डिकेट बर्ड योजना या मन बाटन योजना या प्लान बाल्कन भी योजना कहते हैं, क्या रहता है इसमें प्रावधान, तो भारत को क्या मिलेगा, विभाजन का स्वतंत्रता मिलेगी, सत्ता का तुरंत हस्तांतरण होगा, 2 अधिराज्य बनेंगे, जिसके बाद में क्या होंगे, 2 संविधान होंगे। 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित किया गया और दोनों के बीच सीमा रेखा बनाने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, क्योंकि दोनों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद में पेश होगा और 18 तारीख को पारित हो जाएगा। फिर रियासतों का एकीकरण, तो रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या होगा, रियासती मंत्रालय का गठन होगा, जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, सरदार पटेल, और सचिव होते हैं वीपी मेनन। 3 जो रहते हैं वो लोग आसानी से नहीं मिलते, एक होता है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर विलय पत्र, जूनागढ़ जनमत संग्रह, और आपका जो हैदराबाद है वहां ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत पुलिस कार्रवाई की जाएगी और इसको अपने अधिकार में ले लिया जाएगा। फिर देखिएगा, आपको बताना था क्या, श्रमिक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन यहां जितना लिखा है वही सफिशिएंट है, याद रखेगा, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। देखिए, पहला जब क्लब होता है श्रमजीवी क्लब, वो शशिपद बनर्जी के द्वारा बंगाल में स्थापित किया जाएगा। इनकी एक पत्रिका भी होगी, भारत श्रमजीवी पत्रिका। फिर बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, एमएन लोखंडे के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इनकी पत्रिका होगी कौन सी, दीनबंधु। फिर पहली अगर संगठित हड़ताल की अगर बात की जाए तो 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला में होता है। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है कहाँ, वाशिंगटन में 1919 में। तो यहाँ भारत के मजदूरों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं, वीपी वाडिया। अब भारतीय लोग भी सोचते हैं कि हमारा अखिल भारतीय क्या होना चाहिए, एक मजदूर संगठन होना चाहिए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना बंबई 1920 में होगी। जिसके जो संस्थापक होते हैं वो याद रखिएगा, एम.एन. जोशी, यही नाम पहले याद रखें, एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, ये लोग रहेंगे। अब जब एटक का पहला सम्मेलन होता है बंबई में ही, ठीक है, ये तो स्थापना कर दे, जैसे ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की और 1885 में उनका पहला अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रमेश चंद्र बनर्जी। तो वैसे ही ये भी सोचेगा 1920 में इसकी स्थापना हुई बंबई में, और बंबई में ही इसका पहला अधिवेशन का आयोजन कराया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं कौन, लाला लाजपत राय। अब देखिएगा कुछ कारखाने अधिनियम है, तो बस ये देखिएगा किनके समय आए हैं, ठीक। तो ये पहले याद रखेगा, लॉर्ड रिपन के समय आया था, इसके अंदर क्या कहानी है छोड़ दीजिए। तो ये एक बार देख लीजिए कब कब आया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ जनजातीय विद्रोह हुए हैं। तो जनजातीय विद्रोह में कुछ याद नहीं करना है, बस अब देखिएगा चुआर विद्रोह हुआ, कब हुआ, तो बहुत पहले हुआ था, 1768 में हुआ था। कौन इसके नेता थे, तो जगन्नाथ और दुर्लभ सिंह। अब इसमें देखिएगा भील विद्रोह आपको याद रखना है। भील विद्रोह पहला 2 चरण में हुआ, पहला हुआ महाराष्ट्र में, दूसरा हुआ कहाँ, राजस्थान में। तो पहला महाराष्ट्र में और दूसरा राजस्थान में। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र वाला भी और राजस्थान वाला भी, ठीक। तो जो राजस्थान वाला होता है वो 1921 में चालू होगा और ये वाला तो 1818 में, तो दोनों ध्यान रखना है। तो इस समय जो नेतृत्व करते रहते हैं दशरथ जी रहते हैं, सेवारम होते हैं, ठीक है, मोतीलाल तेजावर। तो मोतीलाल तेजावर जी का नाम आपको यहाँ याद रखना है 21 वाले में।
ठीक, यहीं पर क्या है 7 मार्च 1922 के आसपास बहुत सारे भीलों की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग या निमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस घटना को भी 100 साल पूरे हो चुके हैं अभी। बाकी कोल विद्रोह आपको देखना है तो जितने मैंने टिक किए हैं केवल वही देखना है। ठीक, तो कोल विद्रोह कब होगा? 1831 में होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में बुधो भगत और गंगा नारायण। तो ये 2 लोग का नाम आप याद रखें। अगला देखिएगा क्या है, आपको याद रखना संथाल। ये होगा 1855-56 में चालू होगा, बिहार झारखंड में सिंधु और कान्हू इसके नेता रहेंगे। फिर है मुंडा विद्रोह, तो जो मैं टिक कर रहा हूं केवल उतना ही याद रखिएगा। ठीक, 1895 में रांची झारखंड में हुआ, बिरसा मुंडा इसके क्या होंगे? नेतृत्व करता होंगे। फिर है पाइका, तो पाइका देखिएगा 1817 में हो रहा है, उड़ीसा में बख्शी जगबंधु क्या रहते हैं इसके नेतृत्व करता। फिर रंपा विद्रोह, यह आंध्र प्रदेश वाला है, 1879 में हुआ और अल्लूरी सीताराम राजू क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें ताना भगत, तो ताना भगत 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र, जतरा भगत और बलराम भगत इसके क्या रहते हैं? नेतृत्व करते रहते हैं। फिर आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो एक ये पढ़ लीजिएगा अहोम। ठीक, अहोम होगा 1828 में असम में, यहाँ गोमधुर कुंवर ये रहेंगे। बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, जितना टिक है उसको आप पढ़िएगा। हाँ, छोटा नागपुर में यहाँ गार्डिनेलियो नागा आंदोलन आप देखिएगा 1917 से 31 तक चलेगा। मणिपुर और नागालैंड में जदो नागा और इनकी एक रानी गार्डिनेलियो के बारे में आपको पढ़ना है, नेतृत्व संभाला था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो भी ये क्या करती हैं? आंदोलन के दौरान नेतृत्व करती हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी हुई थी गार्डिनेलियो को। अगला देखिएगा किसान आंदोलन, तो प्रमुख किसान आंदोलन में आपको जो मैं टिक कर रहा हूं उतना आप याद रखें। नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास 1859 में कहा हुआ था? बंगाल में। फिर देखिए पावना, शंभुपाल, ईशान राय, शंभुपाल, केशव चंद्र राय 73 से 76 तक हुआ, 1876 से 73 तक, कहा? बंगाल में। फिर दक्कन, जस्टिस रनाडे इसको सही दिशा में लेकर जाते हैं, 1875 पुणे और अहमदाबाद वाले क्षेत्र में होगा। मोपला विद्रोह, तो इसमें आप याद रखिएगा सैयद फजल को, कहाँ होता है? मलाबार क्षेत्र। और बाद में इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे अली मुस्लियार होंगे, और ये खिलाफत आंदोलन के दौरान ही होगा। फड़के आंदोलन, वासुदेव फड़के, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है 1879 में। बिजौलिया, चंपारण, बिजौलिया भी देख लो, सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, तो विजय सिंह पथिक का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा चंपारण, तो चंपारण देखिएगा गांधी जी आंदोलन को बढ़ाएंगे। खेड़ा सत्याग्रह ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है एक नजर जो है इसको जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पेज हो सकता है आपके लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट भी लेते बने तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा कुछ और भी आंदोलन है, तो इसमें केवल आप पढ़िएगा एका आंदोलन और बारदोली आंदोलन। एका आंदोलन मदारी पासी और बारदोली आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, एक तेभागा आप देखिएगा कंपाराम और भवन सिंह, त्रिपुरा और बंगाल में होगा 46 से 50 तक। ठीक, तो क्रम से भी पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता के नाम से भी पूछा जाता है। अब देखिएगा आपको याद रखना, पहला किसान जो सभा हुआ है उत्तर प्रदेश में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया जाएगा 1918 में, कहा? उत्तर प्रदेश में। फिर आपको जो याद रखना है वो ये है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो स्वामी सहजानंद जी ने किया है 1936 में, कहा? लखनऊ में। एक तो ये याद रखना है, और लास्ट याद रखना है प्रथम भारतीय किसान स्कूल NG रंगा के द्वारा स्थापित किया जाएगा 38 में, कहा? आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार जो है ये जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में बोले थे वो सारे के सारे क्या हो गए? हमारे पूरे हो गए। तो देख लीजिएगा डेट के साथ हमारा जो पूरा वीडियो है वो आ चुका है। ठीक, अगला आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि अगला जो है आपको पढ़ना पड़ता है भारतीय इतिहास और कला संस्कृति। तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, टॉपिक को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।